बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नालंदा में पूर्व मुखिया गिरफ्तार, मनरेगा योजना में सरकारी राशि गबन करने का आरोप। के पाठक का आदेश से छूट, पटना में कोचिंग संचालकों को बड़ी राहत, अब सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच भी करा सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। गरीब और ग्रामीणों के बीच तेजी से फैल रहा है सर्वाइकल कैंसर, जाने इसके लक्षण और बचाव के उपाय। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा नियोजित शिक्षकों की मांगों पर जल्द करे फैसला, शिक्षकों का टूट रहा है भरोसा। जल्द ही कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। तेल टमाटर दाल के बाद अब मसालों के दाम आसमान पर, महिलाएं बोली महंगाई बढ़ी कमाई नहीं। बिहार में दादा के मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का मालिक कौन, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस तारीख से घनघोर बारिश के आसार, मौसम विभाग का हाई अलर्ट। गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करना अब पड़ेगा महंगा, देना पड़ जाएगा भारी जुर्माना। शासन और प्रशासन की स्थिति चिंताजनक, गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार पर बोला हमला। दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर के तेजस्वी यादव ने फिर लिखी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी, मोदी सरकार को बताया क्यों जगह नहीं बदलेगी बिहार सरकार। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत 5 नदियां खतरे के निशान के ऊपर, जाने किन जिलों में नरम है पानी के तेवर, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। के पाठक के समर्थन में उतरी बिहार सरकार, कहा निर्देश नहीं मानने वाले यूनिवर्सिटी अपने फंड का खुद करे इंतजाम। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी सेक्टर में बीते साल से शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जहां स्थल पर जीडीपी की बढ़ोतरी में बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जब बिहार में साल 2022-23 में वृद्धि दर 10.64% रही है, जो देश का सबसे अधिक है। जब इस पूरी लिस्ट में बिहार के अलावा एकमात्र असम ही है जिसने 10.16% की वृद्धि हासिल की है। दरअसल असम के गुवाहाटी में 7 से 11 अगस्त को हुई बैठक में बिहार के संबंध में यह आंकड़ा सार्वजनिक रूप से सामने आया है। हालांकि ये जानकारी पहले ही आ गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। जब बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व योजना एवं विकास विभाग के निदेशक संजय पंसारी का और फिर उप निदेशक रशिम कुमारी ने किया है। यहाँ 5 दिवसीय बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं इस उपलब्धि को लेकर के सरकार की योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार ने जीडीपी के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है और देश में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया है। जहां स्थिर मूल्य पर बिहार ने सारे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। बीते साल बिहार तीसरे स्थान पर था। हमने विकास के अपने मापदंड बनाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर सेक्टर में सफलता हासिल की है। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार के बीच चल रहे खींचतान के बीच रविवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। पत्र में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार ने दरभंगा में जहां जगह चिन्हित की है वही एम्स का निर्माण कराएं। साथ ही डीएमसीएच में अब जगह बचे शेष नहीं रहने की बातें भी कही है। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दरभंगा के लिए राज्य सरकार द्वारा दरभंगा जिले के बहादुरपुर अंचल अंतर्गत यम के शोभन बाईपास पर अवस्थित भूमि संबंधित द्वितीय वैकल्पिक प्रस्ताव पर पूर्ण विचार का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा है कि एम्स के लिए उपयुक्त चिन्हित स्थल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से मात्र 3 किलोमीटर पर
एवं आमस दरभंगा 4 लेन सड़क के महज 5 किलोमीटर की दूरी पर और फिर दरभंगा एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जिससे मरीजों को यहां पहुंचने में काफी कम समय लगेगा। जहां साथ ही एम्स की स्थापना शहर के बाहर होने की स्थिति में दरभंगा शहर के विस्तारीकरण के साथ नए इलाके के विकास का भी रास्ता सुगम होगा। वहीं उत्तर बिहार, मिथिलांचल और नेपाल के लोगों को उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। जहां दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और फिर एम्स दोनों संस्थान के अलग अलग बनने की स्थिति में दोनों अस्पताल विशेष अस्पताल के रूप में विकसित हो सकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अब भूमि भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को 2500 शैय्या के अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए 2115 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की जा चुकी है एवं निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाशील है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना की सड़कों पर अब आप गाड़ी चलाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपको भारी जुर्माना देना पड़ जाएगा। यातायात नियमों की बेहतर बनाने के लिए लगातार परिवहन विभाग ने नए फरमान जारी किए हैं। अगर आप भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि परिवहन विभाग के जरिए किए गए निर्देश के अनुसार मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए कोई भी पाया गया तो फिर उसे 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है नहीं, पड़ जाएगा। जी हाँ, दरअसल पटना में अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर उपयोग यानी कि मोबाइल फोन पर बात करते समय आपको महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग ने कहा है कि अब गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग कोई भी करते हुए पाया गया तो फिर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये व्यवस्था 23 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। जब लाल बत्ती पार करने, यातायात के नियम के विरुद्ध गाड़ी चलाने पर 2 पहिया को 1000, 3 पहिया को 2000 और 4 पहिया को 3000, मध्यम वाहन को 4000 और फिर भारी वाहन को 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने 23 अगस्त से इस नियम को लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में 2 साल बाद एयर टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर के ड्रोन स्टार्टअप कंपनी विमानिका एरोस्पेस के द्वारा तेजी के साथ तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार विमानिका एरोस्पेस IIT पटना की मदद से एयर टैक्सी प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर अगले 2 साल के अंदर पटना में एयर टैक्सी सेवा का आनंद उठा सकेंगे। जहां विमानिका एरोस्पेस के संस्थापक मनीष दीक्षित का दावा है कि उनकी एयर टैक्सी प्रोजेक्ट की तकनीक तैयार है। आपको बता दें कि विमानिका एरोस्पेस मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में ड्रोन की सर्विस देती है। अब ये कंपनी ड्रोन टैक्सी के अलावा सर्विलांस ड्रोन, डिफेंस ड्रोन आदि की क्षेत्र में भी काम करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में 22 से 26 अगस्त तक वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि के आसार है। जब कुछ जगहों पर भारी तो फिर कहीं अति भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। जब मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया है कि इस दौरान उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की स्थिति को देखते हुए आम जनों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अभी मानसून ट्रफ रेखा गंगानगर, नरनौल, दतिया, सतना, उत्तर छत्तीसगढ़ के पास निम्न दबाव के क्षेत्र है। ऐसी संभावना है कि अगले 2-3 दिनों में ये अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक करके उत्तर बिहार से होकर के गुजरेगी। इसके प्रभाव से बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इधर बिहार के कुछ भागों में छिटपुट बारिश की स्थिति अगले 2-3 दिनों में बने रहने के आसार है। इस दौरान पटना सहित बिहार के कई जिलों में बादलों की आवाजाही से भी मौसम सुहाना तो फिर कभी उमस भरा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति के पास शौचालय की सुविधा नहीं है तो फिर वे सरकार से पैसा लेकर के शौचालय बनवा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार गरीब लोगों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की राशि देती है। खबर के अनुसार बिहार सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का अनुदान देती है। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और फिर अपने घर में अनुदान लेकर के शौचालय बनवा सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या साथ ही साथ प्रखंड स्तरीय कार्यालय में जाकर के इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत होगी और वे दस्तावेज है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदन करने के लिए आपको शौचालय के साथ फोटो भी देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि बिहार सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में शौचालय निर्माण के लिए प्रखंड स्तरीय कार्यालय में जाकर के आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में गंगा नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर समेत 12 जिलों से होकर के गुजरती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए 3 नए सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। खबर के अनुसार गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल, कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन और राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क पुल साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। गंगा नदी के जिन पुलों पर आवागमन जारी है वह है महात्मा गांधी सेतु, मोकामा राजेंद्र सेतु, विक्रमशिला सेतु, बक्सर में 2 लेन का पुल, जेपी सेतु, आरा छपरा पुल और मुंगेर रेल सड़क पुल जो कि गंगा नदी पर है उस पर आवागमन अभी जारी है, यानी कि उस पर आना जाना जारी है। अब जिन पुलों का निर्माण चल रहा है वह है महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल, जो करीब 14 किलोमीटर लंबाई में करीब 2926 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल 6 लेन करीब 4988 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करीब 22 किलोमीटर लंबाई में इस सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन पुल करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन रेल सह 6 लेन सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों किशनगंज के पूर्व एसपी वर्तमान में मुजफ्फरपुर के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष की पहल देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। जहां रेलवे स्टेशन पर भटकने वाले अनाथ बच्चों के लिए वे रेल पुलिस पाठशाला चला रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन से इस अनोखे पहल की शुरुआत की है, जहां प्लेटफॉर्म पर भटकने वाले लावारिस और जरूरतमंद बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। इनकी क्लास सुबह 9 से 11 बजे तक लगती है। रेल थाना में लगने वाली क्लास में रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष खुद छोटे छोटे बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं। अभी स्टेशन परिसर पर ही इन बच्चों की प्राइमरी पाठशाला लगाई जा रही है। जब इसके बाद इन बच्चों का एडमिशन स्कूलों में कराया जाएगा। जब पाठशाला शुरू करने के लिए सबसे पहले अनाथ और असहाय बच्चों की सूची तैयार की गई है। इसके बाद इन बच्चों को बैग, किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, पेन इत्यादि दिया गया है। जहाँ एसपी कुमार आशीष ने बताया है कि कुछ दिन लगातार इनको पढ़ाने के बाद नज़दीकी सरकारी स्कूलों में इनका बाकायदा एडमिशन करवा दिया जाएगा, जहाँ ये बच्चे वहाँ भी पढ़ेंगे। इसके बाद रेल पुलिस पाठशाला भी स्कूल के समय में चलती रहेगी ताकि उन्हें बाकी बच्चों के समक्ष बनाया जा सके। उन्होंने बताया है कि बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है और ये पहल सफलता जरूर रंग लाएगी। दोस्तों बिहार कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे से परेशान है। जब बिहार में इस साल अब तक औसत से कम बारिश हुई है, विशेषकर के दक्षिण बिहार के कई जिलों में स्थिति गंभीर है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने सूखे से प्रभावित कई जिलों का आज एरियल सर्वे किया। जहाँ सीएम नीतीश कुमार के एरियल सर्वे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। जहाँ बिहार के 2 हिस्से अलग अलग तरह के मानसून का दर्द झेलने को मजबूर हैं। जहाँ उत्तर बिहार कोसी के इलाके में बाढ़ से लोग परेशान है, तो फिर दक्षिण बिहार के मामला बिल्कुल भी उल्टा है। जहाँ यहाँ के किसान खेतों में पानी की कमी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब सूखा प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम नीतीश कुमार के साथ अधिकारी की टीम भी रही है। सीएम नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई का हवाई सर्वेक्षण किया है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार ने किसानों को जनता के दुख दर्द को समझने की कवायद की, तो फिर वहीं बीजेपी हवाई सर्वेक्षण में सियासत दिखने लगी है। बीजेपी ने तर्ज कसते हुए कहा है कि हवा में उड़ करके देखने से कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोपों पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। महागठबंधन का कहना है कि हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से स्थिति का अवलोकन किया जाता है, ये देश भर में होता है। दरअसल बिहार में इस साल अब तक औसत से कम बारिश हुई है। विशेष करके दक्षिण बिहार के कई जिलों में स्थिति गंभीर है। जब मगध प्रमंडल के कई जिलों में धान की रोपनी पर बुरा असर पड़ा है। जहाँ यहाँ तक कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ औसत से 80% तक कम धान की रोपनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार आया है, लेकिन अभी भी सब कुछ संतोषजनक नहीं है। नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले भी बिहार में मानसून की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पटवन के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाए। डीजल में सब्सिडी की घोषणा की थी। उम्मीद की जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण के बाद किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी एमएलसी हरीश सहनी बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता होंगे। जहां सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह बदलाव किया गया है। जहां खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल जदयू ने एनडीए से अलग होने के बाद पिछले साल अगस्त महीने में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। जहां सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई और विपक्ष की भूमिका में आ गई थी। जहां उस वक्त बीजेपी ने पूर्व स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, जबकि सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी सौंपी थी।
सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल रहते हुए अपनी भूमिका बखूबी निभाई और सदन के भीतर और बाहर जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। जहाँ सड़क से सदन तक सम्राट चौधरी ने नीतीश तेजस्वी की सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन इसी बीच बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी जगह सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के कमान सौंप दिया गया। जहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी ही संभाल रहे थे। लेकिन अब बीजेपी एमएलसी हरिभूषण सहनी को बीजेपी ने विधान परिषद में विरोधी दल के नेता बना दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की मौजूदगी में खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसका औपचारिक ऐलान किया है और हरि मांझी का नेता विरोधी दल के रूप में स्वागत किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि टमाटर के दाम में लगी आग ठंडी होती नजर आ रही है। जहाँ इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में अब भी टमाटर के चिल्हर दाम 50 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। जब सरकार ने टमाटर के दाम पर नियंत्रण के लिए कई जतन किए थे, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हुए थे। हर किसी को महंगे दामों में टमाटर की खरीद करनी पड़ रही है। जब वहीं सरकार को प्याज के दामों में भी बड़े उछाल की आशंका है, लिहाजा सरकार ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दी है। जब केंद्र सरकार ने देश के भीतर प्याज की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए निर्यात पर रोक लगाने का प्रयास किया है। प्याज की घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस कदम से प्याज के निर्यात उपलब्धता और कीमतों पर कितना असर पड़ेगा। जब प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने और फिर उनकी कीमतें नियंत्रण करने के लिए निर्यात पर 40% की दर से शुल्क लगाने की शनिवार को घोषणा की है। जहाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ये 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि नालंदा में पूर्व मुखिया को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 2014-15 में सरकारी राशि गबन करने के आरोप में तत्कालीन मुखिया पिंकू यादव को इमामगंज पंचायत से गिरफ्तार किया है। तत्कालीन मुखिया के ऊपर मनरेगा योजना के तहत ईंट सेलिंग, सड़क नाली निर्माण की सरकारी राशि में गबन करने का आरोप है। जहां सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नॉमिनी ने इसकी पुष्टि की है। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से बाजार से सब्जियां नहीं खरीदी है। जी हाँ, मजेदार बात यह है कि इसके बाद भी इनके घर में सब्जियों की कमी नहीं है। वे खुद भी खाते हैं और फिर दूसरे को भी खिलाते हैं। ये बात आपको चौंका देगी, लेकिन यह हकीकत है, सच है। लखनऊ के विनोद कुमार पांडे ने अपने घर की छत और फिर गार्डन में तमाम तरह की सब्जियां उगा रखी है। जब वे पिछले 30 साल ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों टमाटर महंगे होने का भी उन पर कोई भी असर नहीं पर हुआ है। दरअसल विनोद कुमार पांडे ने अपनी छत पर ही बड़ी संख्या में टमाटर उगा रखे हैं। यूँ तो विनोद कुमार पांडे एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उनको सब्जियां उगाने की वजह से लोग वेजिटेबल मैन ऑफ लखनऊ कहते हैं। उन्होंने बातचीत में बताया है कि बचपन से ही उन्हें पर्यावरण को लेकर के शौक था। जब पिता के साथ 14 साल की उम्र में अमरूद का बाग लगा दिया गया था। 1994 में लखनऊ आए और फिर गोमती नगर में मकान लिया और यहाँ पर टमाटर लगाने की शुरुआत की थी। जब विनोद कुमार पांडे के प्रवेश द्वार पर पुदीना और फिर छोटी इलायची लगी हुई है। जब आप अंदर जाएंगे तो फिर घर की बालकनी पर बैगन और नींबू लटकते हुए मिल जाएंगे। जब छत पर जाएंगे तो फिर आपको कद्दू, तरोई, खीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नींबू के साथ ही भिंडी, करेला और फिर बैगन की 3 वैरायटी भी मिल जाएंगी। इससे पहले टमाटर, मूली समेत तमाम सब्जियां थी, लेकिन अब कई खत्म हो चुकी है। विनोद कुमार पांडे बताते हैं कि उनको मार्केट से सिर्फ आलू और फिर प्याज लेने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी कोई भी सब्जी वे नहीं खरीदते हैं। साथ ही बताया है कि उन्होंने इस बार 250 किलो टमाटर उगाए थे। इसके अलावा टमाटर आसपास के लोगों को भी दिए थे। दोस्तों, बात करते हैं कि मछली पालन आय का एक बेहतर स्रोत है। ये युवाओं की आमदनी को बढ़ा सकता है। मछली पालन करके कई ऐसे किसान हैं जो मालामाल हुए हैं। अभी हम गया जिला के एक ऐसे ही मछली पालक की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने लगभग 30 कट्ठा के तालाब में मछली पालन करके सालाना 6-7 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं गया जिला के नियाजीपुर गांव के रहने वाले संतोष कुमार, जो पेशे से किसान हैं। संतोष कुमार ने 2022 में मछली पालन की शुरुआत की थी, जहाँ आज इनकी पहचान जिले में एक सफल मछली पालन के रूप में हो रही है। जहाँ गया शहर से 3 किलोमीटर दूर नियाजीपुर गाँव में ही तालाब खुदवा करके मछली पालन की शुरुआत की और उन्होंने तालाब में लगभग
22,000 जासर प्रजाति का मछली का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा रेहू और फिर कतला मछली का भी पालन किया जा रहा है। जब पिछले साल उन्होंने 1.5 बीघा के तालाब से लगभग 18 लाख रुपए की मछली बेची थी, जिसमें इन्हें 6-7 लाख रुपए की आमदनी हुई थी। इस बार उन्हें उम्मीद है कि लगभग 15 से 16 टन जासर मछली का उत्पादन होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों आदेश जारी किया था कि स्कूल के समय में प्राइवेट कोचिंग नहीं चलाया जा सकता है। जहां उनके इस आदेश से बिहार भर में कोचिंग संचालक परेशान है। इन सब के बीच अब के पाठक के इस आदेश से पटना में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को छूट मिल गई है। जहाँ डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कोचिंग चलेगा। इसके लिए विभाग को पत्र भेजा जा रहा है। दरअसल कोचिंग संस्थानों के संचालकों की ओर से जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी तैयारी करने के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच कोचिंग चलाने की छूट मिले। दिन में कोचिंग नहीं खुलने पर उनके बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा। यहां तक कि कोचिंग का किराया, बिजली बिल, शिक्षकों का वेतन भी देना मुश्किल हो जाएगा। उनकी इन मांगों पर विचार करते हुए अब डीएम की ओर से इस पर सहमति बन गई है। हालांकि इस अवधि में चलने वाली कोचिंग में सरकारी स्कूलों के शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। सूत्रों के अनुसार डीएम की ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोचिंग नहीं चलेगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट चलाने पर सहमति बनी है। इतना ही नहीं, इसे लेकर के कोचिंग संचालकों को इसका शपथ पत्र भी देना होगा। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करने पर भी मंथन किया जा रहा है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में कोचिंग संस्थान के लिए विशेष गाइडलाइन जारी हो सकते हैं। फिलहाल पटना में जिलाधिकारी संघ हुई बैठक में बनी सहमति में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी कराने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच कोचिंग चलाने की छूट मिली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग उठा रहा है। जब महागठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षक आशान्वित थे कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को गांधी मैदान से राज्यकर्मी के दर्जे देने की घोषणा करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में नियोजित शिक्षकों को साफ तौर पर राज्यकर्मी के दर्जा देने की कोई भी घोषणा नहीं करने के बाद शिक्षकों में भारी उपाहोप और निराशा का माहौल व्याप्त हो गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के कहा कि जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने और फिर आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तब शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने बैठकर के अध्यापक नियमावली 2023 की विसंगतियों पर बातचीत के द्वारा शीघ्र ही समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्या टालने से मुख्यमंत्री के प्रति शिक्षकों का भरोसा टूटने लगता है। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने कहा कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को आयोग की परीक्षा के बाद नए शिक्षकों के नामों की अनुशंसा से पूर्व यदि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया तो फिर बिहार के स्कूलों में वरीयता, सेवा अनुभव एवं अन्य कारणों के चलते भारी अराजकता का माहौल पैदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो फिर वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले सरकार महंगाई पर लगाम कैसे लगाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। जनता के लिए आज सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम परेशान कर रहा है। इस बीच पेट्रोल डीजल के दामों में अगर कमी होती है तो फिर सरकार को चुनावी फायदा भी मिल सकता है। एक बार फिर से लोगों की उम्मीद बढ़ने लगी है कि चुनाव से पहले उन्हें महंगे पेट्रोल डीजल से राहत मिलेगी। जब मोदी कैबिनेट के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि ये गलत धारणा है कि सरकार चुनाव से पहले तेल और गैस की कीमत कम करती है या करेगी। उन्होंने कहा कि तेल और गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है। जब भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल के आयात करता है, जब हम आयात पर निर्भर करते हैं, वहीं गैस की बात करें तो फिर ज़रूरत का लगभग 50% भारत आयात करता है। ऐसे में अगर आप आयात पर निर्भर हैं तो फिर समझना होगा कि दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, इंश्योरेंस, रिफाइनरिंग का खर्च, उनका मार्जिन और टैक्स आदि जोड़ने के बाद तेल कंपनियां निर्धारित करती है कि ये वो फैक्टर है जो देश में पेट्रोल डीजल की कीमत तय करती है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की कीमत इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार इस फैक्टर के साथ कैसे डील करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हर स्तर पर लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। खाने के ज़्यादातर सामान के दाम आसमान पर है। जहाँ दाल हो या फिर सब्जियां, पकाने के लिए तेल और अब मसाले आम लोगों की
पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। जहां घरेलू महिलाओं का कहना है कि घर के किचन का बजट बिगड़ गया है, महंगाई की मार ने परेशान कर दिया है। बरखा गुप्ता नाम की एक महिला ने मीडिया को बताया है कि महंगाई ने उनकी पूरी किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जहां आज से करीब 2 महीने पहले उनकी किचन का बजट जो 10,000 रुपये हुआ करता था वह आज बढ़कर के सीधे 14,000 रुपये हो गया है। जहां आलम यह है कि कभी टमाटर में कटौती करनी पड़ती है, तो कभी प्याज में, तो कभी दालों में, और अब दालों में स्वाद लेने वाले जीरा और हल्दी जैसे मसाले में भी कटौती करनी पड़ रही है। जब बरखा गुप्ता की तरह 68 साल की इंदु गुप्ता भी महंगाई की मार से परेशान है। प्लेट में पड़ी महंगी दाल को साफ करते हुए बताया है कि दाल में पहले टमाटर का तड़का लगाने से पहले सोचना पड़ रहा था और अब जीरे का तड़का लगाने से पहले सोचना पड़ रहा है। हर साल जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रक्षाबंधन को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बहनों के मन में इस बात की दुविधा है कि वे 30 या फिर 31 किस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। हम आपको बताएंगे कि इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त किस दिन पर रहा है। तो बनारसी पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पूर्णिमा की तिथि 30 अगस्त बुधवार की सुबह 10:13 से शुरू हो रही है, लेकिन भद्रा भी उसी समय से शुरू हो रहा है जो रात्रि 8:57 पर खत्म होगा। ऐसे में 30 तारीख को रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि श्रावण पूर्णिमा पर भद्रा का साया हो तो फिर भद्रकाल तक राखी नहीं बांधी जा सकती है। ऐसे में भद्रा का साया खत्म होने के बाद राखी बांधी जाएगी। इसीलिए 31 अगस्त के दिन सुबह का समय राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम समय है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त की सुबह 5:36 पर बिहार में सूर्योदय होगा। जहाँ वही 5:36 से लेकर के 7:46 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा। जहाँ इस अवधि में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। जहाँ ये समय सबसे शुभ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में संपत्ति पर अधिकार को लेकर के कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे इस नियम कानून का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि दादा की मृत्यु के बाद यानी कि दादा के दुनिया से चले जाने के बाद उनके संपत्ति का मालिक कौन होता है। तो बात करते हैं कि दादा बिना किसी वसीयत को छोड़ करके अगर चले जाते हैं दुनिया से तो फिर उसकी पत्नी, पुत्र और बेटी को संपत्तियों के वारिस का अधिकार प्राप्त होता है। दादा बिना किसी वसीयत के चले जाते हैं दुनिया से तो फिर मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्रियों द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों को उनकी निजी संपत्ति माना जाता है। कानून के मुताबिक एक पोते का अपने दादाजी की खुद कमाई गई संपत्ति पर अधिकार नहीं है। जहाँ यदि वह संपत्ति पोते के पिता को परिवार के द्वारा मिली है तो फिर उस संपत्ति पर पोते का अधिकार माना जाता है। दादा के पास अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो फिर उस संपत्ति पर पोते पोतियों का जन्म से अधिकार होता है। हालांकि दादा के बाद पिता और उसके बाद पोते पोतियों का अधिकार माना जाता है। अगर कोई संपत्ति पैतृक है और दादा को विरासत में मिली है तो फिर संपत्ति पर जन्म से अधिकार होता है। जहाँ इसमें पिता या फिर दादा की मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना के डीएम और एसपी को दिल्ली बुलाया। ऐसे में अब एक बार फिर से भाजपा ने बिहार सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा सांसद की जान लेने की साजिश रची गई थी। वहीं जदयू ने जवाब देते हुए कहा है कि जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। आपको बता दें कि 13 जुलाई को भाजपा के द्वारा बिहार विधानसभा मार्च निकाला गया था, जिसमें भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए थे। अब ये मामला संसद में भी पहुंच गया है। भाजपा सांसद ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने जानबूझ करके लाठीचार्ज किया है, ये जानते हुए भी कि मैं सांसद हूं और फिर मेरी जान लेने की साजिश रची गई थी। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि ये बात बिल्कुल भी सही है कि जिस तरीके से पुलिस बर्बरता से लाठीचार्ज कर रही थी, साफ दिख रहा था कि पुलिस ने पहले से मन बना लिया था कि चाहे कोई भी हो जम करके लाठी बरसानी है। यह सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को जिस तरीके से पीटा गया, इससे ये दिख रहा था कि पुलिस उनकी जान लेने पर तुली है। इनको ये नहीं पता था कि जो अधिकारी नीतीश सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुर्सी होती है। और अब लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में शासन और प्रशासन की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, जिससे लोगों की भलाई को लेकर के चिंता बढ़ गई है। ये देखना निराशाजनक है कि कुछ लोग अपनी आजीविका सुरक्षित करने के लिए भ्रामक रणनीति का सहारा ले रहे हैं। इन मुद्दों को संबोधित करना और फिर एक स्थिर और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में लोगों की जरूरत को पूरा करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि इस
स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य को सशक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। जब बिहार के मामले में केंद्र सरकार ने पिछले यूएई सरकार की तुलना में काफ़ी अधिक धनराशि आवंटित की है, खास करके मनरेगा और आवास जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए। जब वित्तीय सहायता का यह स्तर केंद्र और फिर राज्य सरकारों के बीच एक मजबूत साझेदारी, विकास को बढ़ावा देने और फिर नागरिकों की जरूरत को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने का संकेत देता है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 महिला वॉलंटियरों में मुजफ्फरपुर की ऐश्वर्या का भी चयन हुआ है। पीएम मोदी की 6 महिला वॉलंटियरों में मुजफ्फरपुर जिले की ऐश्वर्या का चयन हुआ है। देश भर में 6 महिलाओं का चयन हुआ है। यह सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नमो ऐप वॉलंटियर्स के रूप में इनका चयन हुआ है। जब मुजफ्फरपुर जिले की बेटी ऐश्वर्या इससे पहले पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही है। जब मारीपुर निवासी ऐश्वर्या ने LS कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने बताया है कि वह आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई। जब शुरुआती दौर में पढ़ाई के साथ कुछ करने की चाह देख करके सामाजिक सेवा से जुड़ी, मगर बाद में इसमें ही मन रमता चला गया। जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर काम किया। जब स्वास्थ्य बालिका अभियान को लेकर के 2016 में 18,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का आयोजन करवाया गया था। इसके बाद भी कई जगहों पर वॉलंटियर के तौर पर काम कराया। ऐश्वर्या ने बताया है कि 15 अगस्त को सूचना दी गई कि पीएम मोदी ने बुलाया है। 17 अगस्त को पहुंचने पर पता चला है कि नमो ऐप वॉलंटियर्स के तौर पर उसका चयन किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा और बागमती नदी कई जगहों पर लाल निशान के ऊपर बह रही थी, जबकि कई जगहों पर जलस्तर घट रहा है। जहां कल सुबह 10 बजे तक गंगा नदी कहलगांव, गंडक नदी डुमरिया घाट, कोसी नदी बलतारा और फिर कुर्सेला, घाघरा, दरौली और बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि घाघरा और फिर बागमती नदी के जलस्तर में कुछ स्थानों पर बढ़ने, जबकि गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और फिर कोसी नदी समेत राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगभग सभी स्थानों पर घटने की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी सुपरस्टार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कल पटना आए हुए थे। पटना में लोगों का शिल्पा शेट्टी को भरपूर प्यार मिला। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इस बहाने आप सबसे मिल पाई हूँ। इतने लोगों का प्यार देख करके मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों बाद इतना प्यार मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला तो फिर मैं दोबारा नवादा आना चाहूँगी। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने अपनी एक फिल्म का गाना भी चुरा लिया दिल मेरा गुनगुनाते हुए लोगों के साथ मंच पर खूब मस्ती की है। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि बिहार के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, बस एक गाने की वजह से इतना सारा प्यार मिला है। बहुत जल्द आप मुझे देखोगे बिहार के थिएटर्स में। बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक फिल्म है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में बाढ़ के कारण लोगों के हाल बेहाल है। जहाँ 4 दिन भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाले 4,62,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने के बाद कोसी, महानंदा जैसी बड़ी नदियां लबालब हो गई है और आसपास के तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जैसे सुपौल जिले के करीब 120 गांव जलमग्न हो गए हैं। 5,000 से अधिक लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सुपौल के अलावा कटिहार, गोपालगंज के बहुत से इलाके जलमग्न हैं। कटिहार जिले के 12 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जब गोपालगंज के बेखनपुर में वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद यहां भी 15 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जब प्रशासन ने इलाके के लोगों को बाहर निकलने के लिए अभियान चलाया है। आज एक बार फिर से बिहार सरकार ने बाढ़ से संबंधित अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की कार्यशैली को लेकर के कुलाधिपति और फिर बिहार सरकार अब आमने सामने हैं। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पैसा अगर सरकार देगी तो फिर सरकार का दिया दिशा निर्देश भी मानना होगा। अगर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को सरकार की ओर से दिया गया दिशा निर्देश नहीं मानना है तो फिर यूनिवर्सिटी अपने फंड का इंतजाम खुद करे। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी की वीसी और फिर प्रो वीसी के वेतन रोकने के वाले के पाठक के आदेश पर कुलाधिपति ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार के पाठक के समर्थन में उतर गई है। सरकार ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी को अपने तरीके से काम करना है तो फिर वे सरकार से पैसे लेना बंद कर दें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी और फिर प्रो वीसी शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद के पाठक के निर्देश पर शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने वेतन रोकने और फिर वित्तीय अधिकार निलंबन करने का आदेश जारी कर दिया था। राजभवन ने के पाठक के इस आदेश को खारिज कर दिया है। जब पूर्व शिक्षा मंत्री और फिर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी शनिवार को के पाठक के समर्थन में खुल करके सामने आ गए। राजभवन ने बिहार के यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्त संस्थान करार दिया था, जिसका जवाब
अशोक चौधरी ने दिया है, जहां बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी उन्होंने जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो पैसा देगा वह हिस्सा भी लेगा। अशोक चौधरी ने कहा कि ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है कि 10 साल तक सरकार उसे मदद करेगी, फिर वह अपना खर्च खुद उठाएगी। लेकिन राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को लगातार फंडिंग कर रही है और उसी से विश्वविद्यालय का काम चल रहा है। राज्य सरकार अगर फंडिंग करेगी तो फिर उसके गाइडलाइंस तो मानना ही पड़ेगा। अगर कुलाधिपति ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में राज्य सरकार का दखल ना हो तो फिर वे सरकार से फंड ना लेकर के खुद पैसे का इंतजाम करें। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन वर्किंग कमेटी गठित कर दी है, जिसमें कई नए एवं पुराने लोगों को विशेष मौका दिया है और जिम्मेदारी दी है। जिसमें बिहार के 3 नेताओं मीरा कुमार, तारिक अनवर और कन्हैया कुमार को अलग अलग कमेटी में शामिल किया गया है। जब कांग्रेस द्वारा जारी सूची में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 39 सदस्यों को रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही बिहार की मीरा कुमार और तारिक अनवर का नाम शामिल किया गया है। वहीं 32 नेताओं को स्थानीय आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जिसमें बिहार के कन्हैया कुमार का भी नाम शामिल है, जबकि 13 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को त्योहारों और फिर उसमें मिलने वाली छुट्टियों का इंतजार होता है, खासतौर पर जब वो हॉलीडे शनिवार और रविवार के पहले या फिर बाद में पड़ रहा हो। इससे स्कूली बच्चों को लंबी छुट्टी मिलती है, जिससे या तो वो घूमने जा सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई से जुड़ी हुई प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस वर्क पूरा कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार 21 अगस्त सोमवार को नाग पंचमी का त्यौहार पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों की स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या नाग पंचमी को छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि नाग पंचमी के त्यौहार के मौके पर अधिकतर राज्यों में प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहते हैं। जहां इन छुट्टियों के संदर्भ में जिला प्रशासन या फिर स्कूल प्रशासन के द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी किया जाता है। गौरतलब है कि नाग पंचमी की छुट्टी राज्य सरकार की छुट्टियों में शामिल नहीं होती है। इसको देने का अधिकार जिला प्रशासन के पास होता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।